बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 14 सरफरोशी की तमन्ना को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 14 सरफरोशी की तमन्ना। सबसे पहले हम पाठ प्रारंभ करने से पहले पाठ परिचय को पढ़िए। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में स्वतंत्रता सेनानी मन्नत नाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित है। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनाने जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता यह संस्मरण है। आइए शुरू करें। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों के जैसा ही था, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। वैसे तो सामान्य था, लेकिन क्रांतिकारी दृष्टियों से एक विशेष दिन था। उस दिन सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया, यानी अलग खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे आ गए। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह भी नहीं दी थी, चुपचाप था। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर घर था और हम कैदी। क्या था? आज वह जेलर था और हम क्या थे? कैदी थे। कौन? क्रांतिकारी। प्रतिदिन की तरह, यानी रोजाना की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया, यानी उसको ध्यान आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। किसकी तरह? अनुष्ठान की तरह भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल में से 2-2 टुकड़े खा लिए, यानी सभी ने मिल बांटकर एक थाली में आखिर में खाना खाया। प्राचीन काल से, यानी पुराने समय से इसी प्रकार से अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। साथ में भोजन खाना अच्छी बात है। हमें भी तो घर परिवार वाले कहते हैं साथ में खाना खाना चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। सभी लोग सुगंधित हो गए, खुशबू आ रही थी। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। हिदायत यानी उसे पहले से ही सचेत किया गया था, उसे चेतावनी दी गई थी। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है? तू इतना भावुक क्यों हो रहा है? बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ कर दी जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठ गए, यानी सुरक्षा के बीच में हम गाड़ी में बैठ गए। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। जो रोज वो गाना गाते थे, आज भी उन्होंने गाना गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था, उसमें सामान भरा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वो भारत से बाहर छुट्टी मना ले जाएंगे। जब हमारी फांसी का फैसला सुना दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ भारत में नहीं रह पाएंगे। अदालत के बाहर भीड़ थी भारी। बहुत लोग वहां पर एकत्रित हो गए, जमा हो गए। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
गाना जोश से गा रहे थे। सरफरोशी अर्थात जान की बाजी लगाने वाले तमन्ना यानी इच्छा गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी क्योंकि क्रांतिकारियों को वहां पर लाया जा रहा था और उससे संबंधित ही लोग वहां पर गाने गा रहे थे। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया। षड्यंत्र यानी साजिश जो है वो प्रमाणित हो गई यानी सिद्ध हो गई है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। आखिर में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को। वो 3 साथी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये 3 साथी इनके थे। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बाल सुलभ यानी बच्चों की जैसी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था यानी अनादर का भाव। और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वो तो सीधे स्वर्ग चले और हम यहाँ पर रह गए। यानी रोशन सिंह को कोई भी फर्क नहीं पड़ा उस फांसी से। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है, आखिरी हमारा मिलना यही है। इस अध्याय के रचयिता है मन्नथ नाथ गुप्त। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।